हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल लाजवाब। तो दोस्तों, काफ़ी सस्पेंस रखने के बाद, काफ़ी टाइम के बाद जो क्लैरिफिकेशन है सीबीएसई की तरफ से सिलेबस को लेकर, वो हमारे सामने आ गई है। एग्जाम पैटर्न को तो पहले ही, आज से 20-25 दिन पहले क्लैरिफाई कर दिया गया था कि टर्म 1 और टर्म 2 में जो हमारे एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होंगे। टर्म 1 बेसिकली एमसीक्यूज को लेकर है, एमसीक्यू बेस्ड हमारा पैटर्न है, और अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कहेंगे तो बेटर रहेगा कि टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम थी कि सिलेबस क्या रहेगा, कैसे डिवाइड होगा, उसको लेकर सीबीएसई ने अपनी सारी नोटिफिकेशंस जो हैं क्लियर करी हैं। और आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस के डिवीजन के बारे में, और उसे हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से कवर करना है, यह हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होगा क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले क्लास 12th के लिए। अभी तक पैटर्न ऑब्वियसली पास्ट में हमारा कुछ और था, सब्जेक्टिव बेस था, कोविड आया, उसको एक अलग तरीके से एग्जाम गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाए। खैर, जो भी था वो हो गया। लेकिन अब फ्यूचर में जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो इस ईयर की हमारी एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो रही है, जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले शुरुआत, धागा फीता आपने काटना है टर्म बेस्ड एग्जामिनेशन का। तो टर्म 1 हमारी एमसीक्यू बेस्ड, नवंबर दिसंबर में होने की पूरी संभावना, और जो टर्म 2 है हमारा वो आपका मार्च अप्रैल में होगा। क्लियर? सब्जेक्ट डिवीजन की बात करें, कंटेंट के डिवीजन की बात करें दोस्तों, तो उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने है। मैं पहले यहां पर डिस्कस कर रहा हूं हमारे इकोनॉमिक्स क्लास 12th के बारे में। क्या सब्जेक्ट है, कैसे करना है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड हमारा रहने वाला है। क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। केबीसी की तैयारी अभी से करवा रहे हैं आपको, तो ए बी सी डी में से आपको करेक्ट आंसर जो है वो पहचानना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड। दोस्तों देखो, जो पैटर्न है ना हमारे इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का, जो हम नॉर्मल मतलब सब्जेक्ट क्लास जब कवर करते हैं और सिलेबस कवर करते हैं, तो हम अक्सर किस तरीके से डिवाइड करते हैं। 2 बुक सर हम जानते हैं, एक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 5 मेरे मेजर यूनिट्स हैं। पहला है नेशनल इनकम, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, मनी बैंकिंग। हालांकि मनी बैंकिंग का नंबर पहले, लेकिन मैं पहले इसको कराता हूं तो मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद आपका गवर्नमेंट बजट है, और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना। ये 5 मेन चैप्टर हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको मैं कहता हूं एक इकोनॉमिक हिस्ट्री। सर ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट, इसको आप एक साथ जोड़ रहे हो। हाँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री मतलब 1947 से लेकर अब तक हमारी क्या पॉलिसीज फ्रेम हुई, हमने क्या क्या आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, वो सब इसके अंदर आता है। उसके बाद आती हैं हमारी कंट्री की कुछ प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आप कह सकते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। और उसके बाद लास्ट है हमारा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मतलब हम और हमारे 2 प्यारे पड़ोसी, इनका क्या आपस में कंपैरिजन है वगैरह वगैरह। तो बड़े अच्छे तरीके से सिलेबस को यहां पर डिवाइड करा गया दोस्तों। कैसे कैसे टर्म 1 बात करूंगा किसकी, टर्म 1 की। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं अपनी तरफ से बच्चों को भी जब कराता हूं, सिलेबस हम कवर करते हैं, तो मैं कहता हूं कि नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये 2 मेन चैप्टर हैं। इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, एप्लीकेशन की प्रैक्टिस काफी ज्यादा है। बाकी तीनों में, मनी बैंकिंग में, गवर्नमेंट बजट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, थ्योरी एज कंपेयर टू इन दोनों के थोड़ी ज्यादा है। तो बिल्कुल सही डिसीजन लेते हुए इन तीनों को दोस्तों टर्म 1 में कवर करा गया है, टर्म 1 में कवर किया गया है। क्लियर? और जो बाकी है ये नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये चले गए हैं टर्म 2 में। ये किस में चले गए आपके, टर्म 2 में। क्लियर? सब्जेक्टिव बेस्ड। ओके, थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा डाल दिया एमसीक्यूज में, जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसको सब्जेक्टिव में शिफ्ट करा है टर्म 2 में। क्लियर? अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बिल्कुल सिंपल तरीके से आधा एमसीक्यूज में, आधा सब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक हिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी टर्म 1 में है, प्रॉब्लम आधी टर्म 1 में रहेंगी, और बाकी आपका 2 में डाल दिया गया है। क्लियर? ये है आपका कवरेज का।
ये कवरेज का तरीका है 12th क्लास में आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इस तरीके से वही चीज यहां पर मेंशन है दोस्तों, वही चीज आपकी यहां पर मेंशन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एमसीक्यू बेस्ड, राइट, मनी बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट बजट, आपके बजट कैसे तैयार होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक, फॉरेन कंट्री से अगर हमारे रिलेशन है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है। इधर वही मैंने बोला इकोनॉमिक हिस्ट्री, 1947 के टाइम पे हम क्या थे, हमने फिर 40 साल क्या करा, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने जो करे उसमें क्या क्या हमने स्टेप्स लिए, वो सब इसके अंदर आएगा। एंड यस, कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमें पढ़ने हैं उसमें से 3, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, इनको टर्म 1 में रखा गया है। अब प्रोजेक्ट भी है 10 नंबर का, वो आपको टीचर से कंसर्न करना है, जो आपके स्कूल टीचर हैं वो सजेस्ट करेंगे, आपको ऑप्शंस देंगे, आपको उसको फॉलो करना है। बट हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट ए जो मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क आप सेलेक्ट करेंगे उसी के बिहाफ पर आपका नेक्स्ट टर्म जो है उसी का प्रोजेक्ट होगा। अपोजिट वेज में प्रोजेक्ट वर्क नहीं होंगे, सिमिलर नेचर के होंगे। क्लियर? वेल, सो दैट्स ऑल अबाउट टर्म 1। करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अटेम्प्ट कैसे करने वाले जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान दें, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, थ्योरेटिकल कंटेंट, और ये भी थ्योरेटिकल कंटेंट, ठीक है, काफी ज्यादा। लेकिन थ्योरेटिकल कंटेंट में आप समझ के ये इस भ्रम में हम नहीं रहेंगे कि यार थ्योरी है, पढ़ लेंगे हो जाएगा, एमसीक्यूज तो है आसानी से, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने सिलेबस को, आप अपने कंटेंट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से हमने कवर कर दिया, नहीं। पहला स्टेप 1 हमारा हर पर्टिकुलर चैप्टर में ये रहेगा, ये समझ के सिलेबस कवर करना है कि यार सब कुछ आ रहा है और कैसे भी आ सकता है। ये समझ लो डिस्क्रिप्टिव, ये लिखने को आ सकता है। ये समझ के पहले सारी क्लासेस कवर करनी है, सारा कंटेंट कवर करना है जो आप लोगों तक पहुंचाए। क्लियर? उसके बाद एक चैप्टर पर्टिकुलर, कोई भी चैप्टर जो आप कर रहे हैं, कवर कर लिया, फिनिश कर लिया। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कंटेंट को डिटेल में कवर करने के बाद आप उसका एमसीक्यूज कवर करें। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए गए हैं, बेसिस ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। जैसे अगर हम बात करें मनी बैंकिंग, तो ठीक है, एवरेज चैप्टर है, तो सर हमने सेलेक्ट करा कि हम उसके 60 to 80 एमसीक्यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, ट्राई प्रैक्टिस करेंगे। सर गवर्नमेंट बजट है, ये बड़ा चैप्टर है, इन दोनों से काफी बड़ा चैप्टर है, इसके हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 100+ एमसीक्यू करेंगे। बहुत बढ़िया। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है, थोड़ा कम है, इसके 80-90 करेंगे। तो ये एक लिमिट आप लोगों को खुद सेट करनी है अपने कंटेंट के हिसाब से, बुक के हिसाब से। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये, जब भी दोस्तों पहला स्टेप कंटेंट डिटेल, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस। तीसरा और इंपॉर्टेंट, जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और जो एमसीक्यू, कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू आपको इंपॉर्टेंट लगा, आप उसमें अटके, वो गलत हो गया, अरे यार गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते टाइम गलत हुआ ना, एग्जाम में थोड़ी ना गलत करना है। व्हाट यू हैव टू डू, इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अपने नोट्स में नोट डाउन करो। एक पतली सी कॉपी एक अलग से बनाओ और उसमें अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट करते चलो, क्योंकि ये कमजोर कड़ी हो गई। और जो अक्सर कमजोर कड़ी होती है वही एग्जाम में आती है। पता नहीं उन्हें कैसे पता चलता है कि भाई हमें क्वेश्चन नहीं आता, और वही एमसीक्यूज में डाल देते हैं। लगता है कुछ घर पे सेटिंग है, उन तार वार ना बिछा रखा है उन्होंने। तो कोई बात नहीं, हम उसको उसी को तैयार करेंगे, उसकी के नोट्स बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात आएगी नहीं। गॉट इट? तो एमसीक्यू कंटेंट को कवर करते टाइम इन चीजों का दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। डिटेल में पूरा सिलेबस करो। दूसरा, एमसीक्यूज हर क्वेश्चन के मतलब 60-80 तो करो यार, इतना तो करना ही है। चैप्टर बड़ा है तो उससे ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाओ और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करते चलो। क्लियर? ये बात हुई टर्म 1 की, ये बात हुई इसकी टर्म 1। टर्म 2 पर आते हैं। टर्म 2 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जैसी मुझे उम्मीद थी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो ठीक है, 50% सिलेबस आपका टर्म 1 में डाल दिया, 50% आपका टर्म 2 में डाल दिया। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सिलेक्शन ऑफ चैप्टर हुआ है एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव के बेस पर बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल बढ़िया हुआ। क्योंकि ये देखिए
नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको मैं डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी कहता हूं। बढ़िया चैप्टर, मजेदार, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को पढ़ो तो लगता है कि हाँ यार, हमने कुछ कंट्री के बारे में कुछ नॉलेज गेन करी है, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं समझे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जाता है, ठीक है। और वो भी मैक्रो लेवल पे। मैक्रो तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स तो 11th में पढ़ लिया ना, अगर आप जैसे सीबीएसई के हिसाब से बात करें तो। ओके, तो अब कंट्री के ऑल ओवर लेवल पे कैसे आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करते हो, दोनों के दोनों चैप्टर दोस्तों 10 मार्क 12 मार्क। आप यहां पर अगर आप देखो टाइम पीरियड काफी ज्यादा दोनों में देखने को मिल रहा है। और यस, जैसा कि मैं कह रहा हूं, ये पेपर सब्जेक्टिव बेस्ड, ओके। अभी तक तो, अब आगे चल के प्रॉब्लम्स कुछ चेंज होती हैं, सिचुएशन चेंज होती है, वो एक अलग मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन अभी के लिए सब्जेक्टिव है, ओके। यहां पर दोस्तों दोनों चैप्टर में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, कोई भी हम यहां पर आपका इररिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि ठीक है यार सब्जेक्टिव है कर लेंगे, नहीं। दोनों अच्छे। नेशनल इनकम तो ऐसा है कि कहीं पर भी आपने न्यूमेरिकल बेस्ड है, नेशनल इनकम में मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी है बट जो परसेंटेज है, जो कंटेंट है वो न्यूमेरिकल्स का ज्यादा है। और न्यूमेरिकल्स में आप जानते हैं कहीं पर भी एक स्टेप गलत हुआ, एक फॉर्मूला गलत लगा दिया, एक चीज गलत एडलेस कर दी, तो आंसर आपका डिफर करेगा, आंसर आपका मैच नहीं करेगा। और जब आंसर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या, आप एग्जामिनर के भरोसे हो। वो 6 में से आपको 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, तो वो नौबत ही नहीं आने देनी ना भाई। सब्जेक्ट को, क्लासेस को प्रॉपरली कवर करना है और मार्क्स पूरे लेने आ रहे। जब बात करेंगे सब्जेक्टिव पेपर की तो आपका स्टेप अगेन दोस्तों पहला स्टेप तो वही रहेगा, पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम अपने सिलेबस को पूरा डिटेल में करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। टीचर ये कहे, सिलेबस ये कहे, मेरा दोस्त ये कहे, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ये कहे, कुछ भी कहे कि यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस सिलेबस में नहीं आएगा, अरे हमें क्या मतलब, छोड़ना। हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हमें भरोसा ही नहीं है किसी पे, कोई क्या कह रहा है, तो ये हालात ऐसे चल रहे हैं, किस पे भरोसा करें, है ना। हम तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जो नहीं आ रहा उसे भी कवर करेंगे, जो उम्मीद है डिफिकल्ट है सिंपल बनेगा नहीं, उसको भी डिटेल में जाओ, सब कुछ डिटेल में जाओ। अगला स्टेप अब एमसीक्यूज तो यहां पर नहीं है, एमसीक्यूज तो यहां पर नहीं है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फिर भी आप एमसीक्यूज करो, और इसके क्वेश्चंस को रिटर्न वे में, एक उसको रिटर्न वे में भी लिख कर भी आप प्रैक्टिस करो, दोनों करने पड़ेंगे। यहां पर बर्डन थोड़ा ज्यादा होगा पर कोई बात नहीं। इसका रीजन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका रीजन बेसिकली ये है कि अब यार जो हमारी अपडेट आई है वो जुलाई में आई है ना, जुलाई भी खत्म ही हो गया तभी आई है। अब लेकिन जब प्रिपरेशन हम कर रहे थे पहले अपना मई में, जून में, कुछ तो पढ़ाई ना हमने, कुछ तो अपनी पढ़ाई शुरू करी ना। अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन के अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स ही ज्यादातर बच्चे शुरू करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर हमारे कौन से हैं, नेशनल इनकम और रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यही है। तो इनकी पढ़ाई हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पहली चीज तो ये। दूसरा ये, टर्म 2 अभी तक की अनाउंसमेंट के हिसाब से सब्जेक्टिव है, ठीक है, और हम प्रार्थना करते हैं कि सब्जेक्टिव ही रहे, हालात जो है दोबारा से ना बिगड़े। लेकिन फॉर 1% हमें प्रिपेयर तो रहना ही है ना, कि मान लो एंड मोमेंट पे कुछ डिसीजन आया और ये एमसीक्यू बेस्ड हो गया, तो अभी से तैयारी करके चलो ना, उसकी प्रिपरेशन अभी से तैयार करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, पढ़ाई करनी है। आपका एग्जाम मान लो दिसंबर में हुआ टर्म 1 और मार्च में हो गया टर्म 2, तो यार 2 महीने में है आपके पास सिर्फ। तो रादर देन कि भाई यार मैं एमसीक्यूज अवॉइड कर दूं क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर बोला है, नहीं, ऐसा मत करो। अभी से तैयारी करो, अभी से प्रिपरेशन करो, एमसीक्यूज कुछ करो, ठीक है। अब 100-200 नहीं कर रहे कोई बात नहीं, 50-60 करो, लेकिन प्लीज उसको अपने स्टडी में ऐड करिए, बहुत जरूरी है। एंड यस, लास्ट स्टेप में बार बार वही बोलता हूं, ये चीज हर जगह आपको हेल्प करेगी, दैट इज व्हाट, नोट्स। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने एक सेपरेट बुक में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, उनको कवर करते हुए चलेंगे, तो डेफिनेटली जो एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है वो आपका प्रिपेयर होगा। और इस चीज का फायदा ना आपको, ये मैंने टर्म 1 में भी बोला, टर्म 2 में भी बोला, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब आप किसी प्रोफेशनल स्टडीज में अपने आप को एनरोल करने वाले हैं, CA, CMA, CS, आपका BBA, BCom, व्हाटएवर जो भी है, आपको अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की पूरी नॉलेज है, इंपॉर्टेंट कंटेंट की पूरी नॉलेज, छोटे छोटे लॉजिक्स की पूरी नॉलेज है, तो आप बाकियों से एक स्टेप भी नहीं, कई कदम आगे रहते हो।
ओके तो इन कंटेंट को कवर करने के लिए आप प्लीज पूरा डिटेल में स्टडी करें, न्यूमेरिकल्स करें, कंसेप्ट को समझें और एमसीक्यू प्लस रिटन दोनों पर दबाव डालेंगे अभी से, ठीक है, अभी से। रीजन बीइंग क्योंकि टर्म 2 में आपके पास समय एज कंपेयर टू टर्म 1 कम है, थोड़ा कम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4-5 महीने मिल रहे हैं ना, टर्म 2 में शायद इतना ना मिले, जनवरी, फरवरी, मार्च में हो सकते हैं, तो 2-2.5 महीने आपको मिलेंगे। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रही बात इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दोस्तों, तो यस, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो रिमेनिंग चैलेंजेस हैं, मतलब हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो आपका इसमें डाल दिया गया है। ये कंटेंट आपका दोस्तों थ्योरी है, और थ्योरी को अपने इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिटन एक्सप्लेनेशन। उसको भी हम कैसे इंप्रूव करते हैं वो हमने अपनी मेन सिलेबस क्लासेस में जो आप तक पहुंची उसमें डिस्कस करा है, वो हम समझेंगे, वहां पे समझेंगे। क्लियर? एंड द लास्ट इज जो हमारे दो प्यारे प्यारे पड़ोसी हैं, ठीक है, नेबर्स, उनकी कंपैरिजन क्या है हमारे साथ, उनके क्या सोशल इश्यूज हैं, हमारे क्या सोशल इश्यूज हैं, वो हमसे कितना आगे हैं, हम उनसे कितना आगे, ये कंपैरेटिव बेस्ड चैप्टर रहेगा। और वो भी आपका यस डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर ही आप एक्सप्लेन करना सीखोगे। क्लियर? सो दैट इज द कंटेंट ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 फॉर क्लास 12th। प्रिपरेशन इस तरीके से करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी बोली, मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, दिसंबर अगर हम मानते हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर कुछ भी जो भी मंथ आप मान रहे हैं, टर्म 1 का हमारा एग्जामिनेशन है, बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन करिए बेस्ट पॉसिबल वे में। लेकिन टर्म 2 के कुछ कंटेंट की प्रिपरेशन दोस्तों अभी से करिए। अपने सिलेबस में टर्म 2 का कुछ कंटेंट अभी ऐड करिए। 80% टाइम मैंने टर्म 1 को दे दिया, 20% टाइम मैंने टर्म 2 के सिलेबस को दे दिया, क्योंकि टर्म 2 में हमारा टाइम जो है, सिलेबस तो लगभग उतना ही है, लेकिन जो टाइम है वो थोड़ा कम है। तो उसकी प्रिपरेशन अभी से तैयार करके रखना, बेस तैयार करके रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट इज द कंटेंट फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12th जो हमें करना है। और इसके अलावा कोई रिलेटेड इश्यूज आपका हो तो आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। क्लियर? चलिए अब मूव कर लेते हैं अपन आपके जूनियर्स की तरफ, है ना भाई, उनका भी तो ध्यान रखना है। या उनको बोल दो कि अरे 11th में है, मौज उड़ाओ, हैं, खेलो कूदो। नहीं, खेलो कूदो वो भी जरूरी है, पर पढ़ाई तो करनी है। पिछले 1.5 साल से खेल कूद ही रहे हो, हैं, मुझे जानता हूँ क्या शेड्यूल रहता है हमारा, मोबाइल ये वो वगैरह, ठीक है, स्कूल जाने को मिल नहीं रहा, कब से कोशिश कर रहे हैं। खैर अब चलो, जो भी है करना तो है, जैसा हमें ऑर्डर आया है। तो सेम यहां पर दोस्तों, जैसा कि यहां पे सिलेबस बिल्कुल सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सीबीएसई ने डिवाइड कर दिया, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो बोर्ड बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होती 11th में, स्कूल बेस्ड होती है, तो आधा इधर डाल दिया, आधा इधर डाल दिया, बिल्कुल सिंपल करा है। 2 बुक जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट, ये 4 सिलेबस हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स है बेसिकली देखा जाए तो। बिल्कुल सिंपल करा है, बिल्कुल सिंपल। इसको टर्म 1 में डाल दिया, इसको टर्म 2 में डाल दिया, ये आपका पूरा का पूरा। रही बात स्टैट्स की, स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एड ऑन है, ठीक है, एज पर द सीबीएसई सिलेबस। तो इसमें अगर हम देखें, सेम अगेन, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, फिर कुछ आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जीडी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का दौर आ जाता है, न्यूमेरिकल्स का दौर आ जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड अदर्स, सेंट्रल टेंडेंसी एंड अदर्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये सेंट्रल टेंडेंसी तक टर्म 1 में कवर कर दिया, और जो अदर है वो आपका टर्म 2 में डाल दिया। क्यों डाला जरा समझ लेते हैं इसको। रीजन इसके पीछे सेम है, रीजन इसके पीछे सेम है। इंट्रोडक्शन थ्योरी है, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन सिंपल टॉपिक है, ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है। और सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, ओके, 10th क्लास में मैथ्स में आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बोर्ड बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो सिंपल वाला कंटेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और जो आपने थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हो, 10th क्लास में मीन मीडियन मोड पढ़ चुके हो, जो ऑलरेडी पहले से आता है, थ्योरेटिकल है, ये एमसीक्यूज में डाल दिया, यानी कि टर्म 1 में डाल दिया। क्लियर? और जो है थोड़ा परेशान करने वाला, जो थोड़ा लॉजिकल है, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव बेसिस में टर्म 2 में डाल दिया गया है, प्रोड्यूसर एंड मार्केट। ये
है तो पूरा का पूरा सिलेबस इंटरेस्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का, पर यहां पर थोड़ा कंटेंट एज कंपेयर टू इंट्रोडक्शन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सा एडवांस है। एंड यस, जो अदर न्यूमेरिकल चैप्टर हैं स्टैटिस्टिक्स के, इसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, आपका कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सर क्या क्या बोले जा रहे हो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कोई नहीं, पहली बार पढ़ोगे ना, पहली बार पढ़ोगे। मीन मीडियन मोड ठीक है, वो पहले से आता था, लेकिन ये वाले कंटेंट थोड़े से डिटेल्ड हैं, एडवांस हैं, तो इसीलिए इनको टर्म 2 में डाला है, जहां पर प्रॉपर कैलकुलेशन आप डिस्क्रिप्टिव बेसिस पर, सब्जेक्ट बेसिस पर करोगे। ठीक है, तो वही सिलेबस जैसा अभी हमने बताया यहां पे डिस्कस करा। क्या करा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगेन यस, एमसीक्यू बेस्ड। पहला तरीका, पहला कंटेंट वो स्टैट्स का इंट्रोडक्शन, होता क्या है, कैसे इसका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, अपने डेटा को कैसे कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, और आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स में मीन, मीडियन और मोड, जो निचला दर्जा है न्यूमेरिकल्स का, कम सिंपल वाला है, एमसीक्यू बेस्ड आपका डाल दिया गया है। ठीक है, और आप यहां पर भी देख रहे हो न्यूमेरिकल्स में अच्छा खासा कंटेंट, आपका सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स का ही कंटेंट जो है वो स्टैट्स में होता है। जब नॉर्मल एग्जामिनेशन थे, जब हालात ठीक थे, हम सब खूब मिलते जुलते थे, तो 50 नंबर का अगर स्टैट्स का पेपर है ना दोस्तों, तो नॉर्मल बेसिस पर 30+ न्यूमेरिकल्स आते थे। तो एक अच्छा कंटेंट हमें स्कोरिंग का मिलता था, और पूरे चांस रहते थे कि हमारे इसमें मार्क्स अच्छे तरीके से आएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर आप देखो तो वेटेज अभी भी न्यूमेरिकल्स की यहाँ पर ज़्यादा है, अच्छी खासी है। रही पार्ट बी की, इंट्रोडक्शन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो मैंने बोला कि 2 टॉपिक स्टार्टिंग के आपके टर्म 1 में डाले गए। एंड सेम चीज दोस्तों यहां पर मैं रिपीट करूंगा, जो मैं क्लास 12th वाले को कहता हूं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स को कहता हूं, आपको पहले, सबसे पहला स्टेप आपका डिटेल्ड स्टडी का रहेगा। ये दिमाग से निकाल करके पेपर एमसीक्यू बेस्ड है या सब्जेक्टिव बेस्ड है, पहले पढ़ो, पहले पूरा कंटेंट कवर करो, ये समझ के कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, मैं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो वो चाहे स्टैट्स हो या मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, पहले डिटेल स्टडी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आप आएंगे कि अब आपका पेपर कैसा, पढ़ लिया ना, हमने पढ़ लिया जी, हमने सिलेबस पढ़ लिया, पूछ के देखो हमसे क्या पूछोगे, जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो टर्म 1 में वो कह रहा है एमसीक्यू पूछेंगे, यस, हर चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर्स के एमसीक्यूज उठाओ, लेंथ के हिसाब पे, किसी के ज्यादा किसी के कम, क्लियर करो। एंड द लास्ट स्टेप इज अगेन यस, नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स का बनाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट बनाना, पॉइंट्स का, जहां पे हमसे गलती हुई उसका नोट बनाना बहुत जरूरी है। रियलिटी में दोस्तों इससे बहुत हेल्प मिलती है। हमारे जो फाउंडेशन में सीए के, सीएमए के बच्चे हैं, वो इस चीज पर ध्यान देते हैं, उनको क्लास में बार बार मैं बोलता हूं, और लिटरली उनका खुद का एक कमेंट है कि इसका काफी बेनिफिट मिलता है, स्पेशली तब जब एग्जाम आने वाले हैं, समय बहुत कम रह गया और एक क्विक रिवीजन करनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बहुत ज्यादा हेल्प इस चीज से मिलती है। क्लियर, इन 3 चीजों पर आप अपना फोकस रखेंगे। एंड द सेम, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर मतलब, अगर वर्ड क्यों लगा रहा हूं, सब कुछ ठीक ही रखना है हमें, ठीक है, सेकेंड टर्म में, टर्म 2 में बड़ा मजा आने वाला है। टर्म 2 में 11th क्लास में बड़ा मजा आएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, और ये देखो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सारे न्यूमेरिकल, 17 का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है आपका टर्म 2, और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस लेवल पे, एडवांस लेवल पे करोगे, मजा आएगा। और मैथ्स के इंटरेस्ट तरीके से, मैथ्स सर हमें तो मैथ्स पसंद नहीं, ये दिक्कत देगा क्या? नहीं, इतना दिक्कत नहीं देगा, ठीक ठाक मतलब लेवल रहेगा, ठीक है, पर वो मैथ्स वाले न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के, बट स्टैटिस्टिकल पार्ट है, बट बहुत मजा आएगा, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है आपका। तो न्यूमेरिकल्स सब्जेक्टिव, ठीक है, सीधी सी बात है, तो एक वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाली बात हो गई। क्लियर, न्यूमेरिकल्स हमें वैसी पसंद है, और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन के साथ करने को आएंगे तो मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस भी नहीं सर पूरे मिलेंगे, सर समझ लो पक्के 70 नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद है और कई बच्चों को पसंद है, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले डिमांड वगैरह हम पढ़ते हैं, अपने आसपास होती हुई चीजों को रिलेट करते हैं, टर्म 1 का जो सिलेबस है, लेकिन ये दोनों जो चैप्टर है ना, वो प्रोड्यूसर और मार्केट, जब पढ़ोगे, जब गहराई में उतरोगे इनकी ना,
कि क्या 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 इकोनॉमिक्स है यार, मतलब मजा आ जाता है कि भाई ये चीजें हम समझेंगे, इस लॉजिक को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, तो लगता है कि हाँ हम अपने आप को इकोनॉमिक्स में एनरोल कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में घुस रहे हैं। क्लियर। और रही बात प्रिपरेशन की, सेम सब्जेक्टिव है, पहले डिटेल में जाओ, पूरा डिटेल स्टडी करो। उसके बाद भले ही पेपर सब्जेक्टिव है पर प्लीज एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कुछ बहुत सारे नहीं तो एटलीस्ट 20 25 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज जो है हर चैप्टर के करो, वो काफी हेल्प मिलती है। आगे चल के सिलेबस का पैटर्न चेंज हो जाए, अभी तक तो यही है, तब भी आपको उसका बेनिफिट होगा। एंड यस, इसमें क्योंकि आपका न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें ये थ्योरेटिकल कंटेंट है, रिटन प्रैक्टिस इसमें भी आपकी ज्यादा होगी। और थर्ड स्टेप आप जानते हैं, मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं बोलता, नोट्स अपने बनाओ, बहुत हेल्प मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो हमने डिस्कस करा 11th और 12th क्लास का। इंपॉर्टेंट चीज क्या? यस, तीन चीजें। पहला ये कि हमें डिटेल्ड स्टडी हर एक की करनी है, ठीक है। दूसरा, नोट्स जो है वो हमें जरूर बनाने हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या? वो टर्म 2 के लिए, टर्म 2 की प्रिपरेशन थोड़े लेवल पे अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा टर्म 2 के लिए जो टाइम है एज कंपेयर टू टर्म 1 वो थोड़ा कम है। तो साइड बाय साइड 20% टाइम, 30% टाइम टर्म 2 की स्टडी के लिए भी देते रहिए, ताकि बाद में जाके आप लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े। ओके दोस्तों, सो दैट्स ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ करिकुलम ऑफ क्लास 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स, ठीक है। बीएसटी को हम अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं। क्लियर। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट्स को रिलेटेड कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आप जो हमारे एमटीपीज हैं उसके लिए भी एनरोल होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके बिजनेस स्टडीज के कंटेंट को लेकर। प्लीज टेक केयर।